हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज से मैं एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर नया सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो इस सब्जेक्ट में की आवश्यकता जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय पर कुछ लेक्चर तैयार करने का विचार किया है। तो इसका पहला लेक्चर है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पर। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें सबसे पहले हम कैरी ओवर मोमेंट और स्टिफनेस इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न कंडीशंस में अलग अलग केस लेकर के हम उनके उस केस में कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी और स्टिफनेस उनका जो है कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले केस 1 हम लेते हैं। केस 1 में है व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। तो व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, किसी भी बीम के दो एंड होते हैं। इसमें एक एंड को फार एंड कहा गया है, दूसरे एंड को नियर एंड कहा गया है। तो यहाँ पर जो मोमेंट अप्लाई किया गया, आप देखिए इसमें फार एंड के केस में जब फार एंड फिक्स हो, एक ये कोई बीम है, इस बीम का एक सिरा ये फिक्स है, एक सिरा सिंपली सपोर्टेड है। ये हमारी एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर का केस है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो इसका ये सिरा फिक्स है और ये सिरा हमारा फ्री ना होकर के सिंपली सपोर्टेड है। तो इसमें ये सिरा जो है नियर एंड कहलाएगा और ये सिरा फार एंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि फार एंड इज फिक्स्ड। फार एंड फिक्स है, इसका मतलब नियर एंड कौन सा हो गया, ये बी हमारा नियर एंड हुआ। जो मोमेंट अप्लाई किया जाता है वो नियर एंड पर ही अप्लाई किया जाता है। तो बी पॉइंट पर हमने एम मोमेंट लगाया हुआ है, वही कंडीशन दी है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर ए बी है, फिक्स्ड एट ए है, ए पॉइंट पर फिक्स है और मोमेंट जो है नियर एंड पर लगाया गया है वो कौन सा बिंदु है, बी। तो ये जब बी बिंदु पर एक मोमेंट एम मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगा दिया गया, इस डायरेक्शन के कारण बीम का ये सिरा नीचे की ओर झुकने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से यहाँ सपोर्ट की जो रिएक्शन है ये अपवार्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। जब ये रिएक्शन अपवार्ड डायरेक्शन में हो जाएगी तो जो हमारा फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पर भी एक अपवार्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड एक रिएक्शन डेवलप होगी इसके अपोजिट, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं कार्य कर रहे हैं, केवल एक मूवमेंट कार्य कर रहे हैं। तो जब मूवमेंट काम कर रहे हैं तो दूसरा जो फोर्स उत्पन्न होगा इसके बराबर और विपरीत दिशा में एक बल यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा। तो आर ये वर्टिकली डाउनवर्ड रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी और एक मूवमेंट फिक्स्ड एंड पर उत्पन्न हो जाएगा। तो फिक्स्ड एंड पर जो ये मूवमेंट एम ए उत्पन्न होगा, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये रिएक्शन आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो इसी के लिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस के लिए ही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अपनाया जाता है। तो इसमें अब हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके पुराने जो और दूसरे चैप्टर के जो मुख्य फार्मूले हैं जिनका प्रयोग इस कंसेप्ट में होना है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं कि वो फार्मूले कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम उनके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पहला केस मेंबर। अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, सिंपल कैंटिलीवर है, इसके फ्री एंड पर मोमेंट लगाया गया हो तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली एक रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बन गया। और जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया तो फ्री एंड पर जो स्लोप होगा, फ्री एंड पर जो स्लोप होगा वो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से A/EI के बराबर होता है। ए जिसमें क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है,
तो जब ये इसका एरिया m, ये वैल्यू है m इंटू एल, लंबाई का गुणा कर दिया तो एरिया ज्ञात हो गया। तो ये a की जगह ml हो गया, ml अपॉन EI। यानी एक फार्मूला आपको ये याद रखना होगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। θ1 यानी स्लोप एट b बराबर जो है ml अपॉन EI होगा ड्यू टू मोमेंट m एट b। यानी b बिंदु पर जो ये मोमेंट लगा हुआ, इसके कारण b बिंदु पर जो स्लोप उत्पन्न होगा, इसमें झुकाव आएगा, स्लोप जो उत्पन्न होगा उस स्लोप की वैल्यू इस फार्मूले से ज्ञात की जाएगी। और इसी के साथ साथ इसका डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला ax बार अपॉन EI से ज्ञात किया जाता है। जो स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ चुके होंगे उनको ये फार्मूले अच्छी तरह से याद होंगे। ax बार अपॉन EI, a हमारा ml के बराबर हो गया, वही m इंटू एल, और ये x बार एक सिरे से जो दूरी है वो l/2 हो जाएगी बटे EI। तो ये हमारा ml स्क्वायर अपॉन 2EI हो गया। तो हमको याद किस तरह से रखना है कि अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर m मोमेंट लगा दिया जाए तो इसके फ्री एंड पर स्लोप की वैल्यू ये होती है और डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये होती है। ये टर्म हमको यूज करने पड़ेंगे, इसलिए इनको याद रखिए। दूसरा केस, अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर एक रिएक्शन लगा दी जाए, एक फोर्स लगा दिया जाए R के बराबर, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का बनेगा। जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का बनेगा तो इसमें θ2b यानी इसके कारण, इस लोड के कारण जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होगा, स्लोप होगा, वो a अपॉन EI उसी फार्मूले से दिया जाएगा। a हमारा इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है, तो लिख लीजिए 1/2। ये डिस्टेंस कितनी है RL इंटू एल, तो ये तो एरिया हो गया बटे EI। ये सॉल्व होकर के RL स्क्वायर अपॉन 2EI के बराबर हो गया। तो इस तरह से R लोड के कारण इसके फ्री एंड पर जो स्लोप आएगा वो RL स्क्वायर अपॉन 2EI के बराबर होगा। और इसी के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा उसका भी फार्मूला देख लीजिए, ax बार अपॉन EI होता है। एरिया ये अभी हमने निकाला ही है, 1/2 RL इंटू एल, और ये x बार 2/3 एल। ये हमारा b सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी है, ये x बार कहलाएगी। तो 2/3 एल हो गया यहाँ पर बटे EI, ये RL क्यूब बटे 3EI। इस तरह से हमको इन फार्मूलों का अभी जब हम इसके लिए कैरी ओवर मूवमेंट की गणना करेंगे तब आवश्यकता होगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, ये सारा फिक्स है। इसके फ्री एंड पर, फ्री नहीं सपोर्टेड एंड पर, ये हमारे प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, यानी बी पॉइंट पर जब m मोमेंट लगाया गया तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू m, डिफ्लेक्शन ड्यू टू m यानी m मोमेंट के कारण डिफ्लेक्शन Δ1। अभी Δ1 का फार्मूला आप यहाँ देख चुके हैं। ये m मोमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा Δ1 ml स्क्वायर अपॉन 2EI है, ml स्क्वायर अपॉन 2EI ये लिख लिया। और ये डिफ्लेक्शन m मोमेंट के कारण किधर को होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए ये m मोमेंट इस तरह से लग रहा है, ये जो है इसको इस तरह से लग रहा है, तो ये सारा ऐसे कर्वेचर आएगा, इसलिए ये डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड जाएगा। तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ। इसी तरीके से डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिएक्शन R, इस R के कारण बीम हमारी ऊपर को उठेगी, इसलिए इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसके डिफ्लेक्शन का फार्मूला हमने यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर यही लिख दिया। ये Δ1 है डिफ्लेक्शन ड्यू टू m, और ये Δ2 डिफ्लेक्शन है ड्यू टू R। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड। और सिंपली सपोर्ट होने के कारण बी सिरा इन रिजल्ट ना ऊपर उठता है ना नीचे उठता है, यानी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पर 0 होगा, इसलिए ये दोनों डिफ्लेक्शन बराबर होंगे चूँकि विपरीत दिशा में है। तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, डिफ्लेक्शन Δ1 बराबर Δ2, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। वही मैंने रख दिया यहाँ पर, Δ1 यहाँ लिख लिया, Δ2 यहाँ लिख लिया। ये EI से EI कट गया, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल क्यूब है, तो एल स्क्वायर से यहाँ जब काटेंगे तो एक एल बचेगा,
और फिर इसको सॉल्व करके हम r का मान m के पदों में लिख लेते हैं। तो r बराबर ये 3 इधर आ जाएगा, 3/2 ये हो जाएगा और m बचेगा और एक l जो यहाँ बच गया था वो नीचे आ जाएगा, तो ये m/l हो जाएगा। यानी ये रिजल्टेंट हमारा क्या आया, r बराबर 3/2 m/l। इस तरह से हमारा एक रिलेशन प्राप्त हो गया कि रिएक्शन की जो वैल्यू है ये अप्लाइड मूवमेंट के पदों में ये ज्ञात हो गई। यानी ये मूवमेंट जो है अप्लाइड मूवमेंट है, ये इंड्यूस्ड मूवमेंट है, क्योंकि ये फिक्स सिरे पर उत्पन्न हुआ है। ये एक्चुअली बाहर से लगाया गया मूवमेंट है, तो ये अप्लाइड मूवमेंट कहलाएगा। तो अप्लाइड मूवमेंट के पदों में रिएक्शन की वैल्यू ज्ञात हो गई। क्योंकि अप्लाइड मूवमेंट दिया हुआ होता है, ये नॉन क्वांटिटी है, तो नॉन क्वांटिटी है, इससे एक अननोन हमारा r यहाँ से ज्ञात हो गया। तो ये वैल्यू हमारी ज्ञात हो गई। इसके बाद है मूवमेंट अबाउट ए। अब हम ए पॉइंट पर इस बीम का मूवमेंट ले लेते हैं। तो ए पॉइंट पर जब हम मूवमेंट लेते हैं तो इधर देखिए, पहले r जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, r × l, ये r का मूवमेंट हो गया, ये हमारा सैगिंग मूवमेंट है, और ये m जो है ये हमारा हॉगिंग मूवमेंट है। तो यही यहाँ पर लिख लिया, टेकिंग मूवमेंट RL - m। ये ए पॉइंट पर मूवमेंट है, और ए पॉइंट पर जो मूवमेंट है वो कितना है, वो हमने ma मान रखा है। तो इसलिए टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए जब हम लिखेंगे तो ए पॉइंट पर जो मूवमेंट है उसको ma से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बराबर दूसरी तरफ बाकी शेष बलों या मूवमेंट के मूवमेंट को जोड़ करके उसको ए पॉइंट के मूवमेंट के बराबर कर देंगे। तो ये RL - m बराबर ही ma हो गया। अब यहाँ से RL - m में r की वैल्यू जो हमने ऊपर अभी ज्ञात की है, यहाँ से r, तो r का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो r की जगह पर 3/2 m/l लिख लिया हमने, तो इंटू l, इस l से l कट गया तो ये 3/2 m हुआ, 3/2 m - m करेंगे तो ये m/2 आ जाएगा। इस तरह से हम इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि ma का मान कितना ज्ञात हुआ, m/2। तो ma बराबर m/2। अब ma ये मोमेंट है, ए पॉइंट पर जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है, ए पॉइंट पर जो ये मूवमेंट इंड्यूस्ड हुआ है, ये ma ज्ञात हो गया हमको। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस m मूवमेंट के आधे के बराबर है, m/2। तो अगर फार एंड फिक्स्ड हो तो ये चीज़ आपको कंठस्थ कर लेनी होगी कि अगर फार एंड फिक्स्ड है और नियर एंड पर m मूवमेंट लगाया गया है, तो नियर एंड का जो मूवमेंट है इसका आधा मूवमेंट जो है हमारा फार एंड पर ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी इसके कारण यहाँ पर इतना मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है। अब ये m मूवमेंट हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया। अब इन दोनों के बारे में ज़रा देखें, इसका नेचर कैसा है। ये अप्लाइड मूवमेंट हमारा यहाँ पर हॉगिंग मूवमेंट है, ये अप्लाइड मूवमेंट हॉगिंग है, और ये जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है ये हमारा सैगिंग मूवमेंट है। देखिए बीम इस मूवमेंट के कारण बीम में कर्वेचर ऐसे आएगा, और ये सिर्फ फिक्स होने के कारण यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर ऐसे जाएगा। तो ये कर्वेचर हमारा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से कर्वेचर की दिशा चेंज हो रही है, तो यहाँ से जब चेंज हो रही है तो ये कर्वेचर दूसरा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक सैगिंग मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक हॉगिंग मूवमेंट है, इसलिए ma हमारा सैगिंग मूवमेंट हुआ, और ये m जो अप्लाइड मूवमेंट है ये हॉगिंग हुआ। तो आपको याद रखना होगा इफ़ m इज हॉगिंग, अगर m हमारा अप्लाइड मूवमेंट हॉगिंग है तो उस केस में कैरी ओवर मूवमेंट, इसको हम कैरी ओवर मूवमेंट कहते हैं। यानी ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ पर कैरी ओवर हो गया, यानी इसका आधा मूवमेंट इसके ऊपर चला गया। तो देन कैरी ओवर मूवमेंट इज सैगिंग, तब ये सैगिंग कहलाता है, और वाइस वर्सा, अथवा इसका उल्टा। अगर ये सैगिंग है तो ये हॉगिंग हो जाएगा, ये हॉगिंग है तो ये सैगिंग हो जाएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ज़रा देखिए, ये तो हमने हॉगिंग सैगिंग के हिसाब से बताया था कि ये हॉगिंग है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये मोमेंट भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से मैच कराते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ़ m इज क्लॉकवाइज देन कैरी ओवर मोमेंट इज आल्सो क्लॉकवाइज, तब ये भी क्लॉकवाइज होगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, यानी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम हॉगिंग सैगिंग के हिसाब से कहेंगे तो ये मोमेंट अगर हॉगिंग है तो ये सैगिंग होगा, और ये सैगिंग है तो ये
होगा। हाँ, तो ये हमारा हो गया, कैरी ओवर मोमेंट हो गया। अब इसके बाद एक आता है शब्द कैरी ओवर फैक्टर। तो ये कैरी ओवर फैक्टर, अब कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, यानी जितना मोमेंट कैरी ओवर हुआ है, यानी एम और अप्लाइड मोमेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही हमारा कैरी ओवर फैक्टर होता है। तो ये है हमारा इंड्यूस्ड मोमेंट एम ए बटे अप्लाइड मोमेंट एम। तो एम ए बटे एम, यही मोमेंट जो है हमारा कैरी ओवर फैक्टर कहलाता है। अब एम ए की वैल्यू रख दीजिए, एम ए का मान m/2 है बटे एम, एम से एम कट गया तो 1/2, यानी 1/2 हमारा कैरी ओवर फैक्टर कहलाएगा, और कैरी ओवर मोमेंट हमारा m/2 है इस केस में। तो ये तो हमारा कैरी ओवर मोमेंट हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं स्टिफनेस के बारे में। तो स्टिफनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए स्लोप ड्यू टू m माइनस स्लोप ड्यू टू r। स्लोप ड्यू टू m, अभी जो हमने तालिका बताई थी उसमें θ1 का मान ml/EI था, और r के कारण जो स्लोप था वो θ2b था, तो उसकी वैल्यू है RL²/2EI, RL²/2EI। ये हमारी दोनों वैल्यूज़ थी। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ml/EI माइनस r की जगह लिख लें वही 3/2 m/L। ये तो r के स्थान पर हो गया, बाकी संख्या और लिख लें L/EI। अब यहाँ से देख लीजिए, इस L से ये कट गया तो 3/2 m/EI। ये L² है यहाँ पर, तो R की जगह पर जब हमने ये रख दिया तो सॉरी यहाँ स्क्वायर था, तो एक L से L कट गया। तो अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारा स्लोप ड्यू टू m है ml/EI, और यहाँ पर स्लोप ड्यू टू r RL²/2EI है। r के स्थान पर हम 3/2 m/L जो कि पीछे भी ड्राइव किया था वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और बाकी L²/2EI L²/2EI, बाकी ये पूरा का पूरा लिख लेंगे। ये r के स्थान पर ये हो गया, ये L²/2EI हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 गुणे 2 4 हो गया, और ये एक L ऊपर हो गया तो ml/, तो ये बच्चा हमारा ml/EI माइनस 3/4 ml/EI, ये बचेगा। ये 3/4 हो गया, और ये ml/EI बचेगा। अब यहाँ पर ml/EI माइनस 3/4 ml/EI, तो ये हमारा 1/4 ml/EI
ई आई हो गया। बस इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ml/4 ई आई। ये हमारी थीटा बी की वैल्यू हो गई। यहाँ दोबारा लिख लीजिए इस फार्मूले को, इसलिए थीटा बी इज इक्वल टू ml/4 ई आई। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। हमको एक्चुअली हर केस में डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्ञात को, ये स्लोप की वैल्यू जो है ज्ञात करनी पड़ेगी। तो थीटा बी और ये थीटा बी, तो थीटा बी का ये मान हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर 4 ई आई अपॉन एल इंटू थीटा बी। देखिए m बराबर 4 ई आई अपॉन एल यहाँ पर लिख लिया, 4 ई आई अपॉन एल दूसरी तरफ ले गए, 4 ई आई ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया, 4 ई आई अपॉन एल, और ये थीटा बी यहाँ पर आ गया। तो इसी फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसके बाद स्टिफनेस की जो बेसिक डेफिनीशन है वो ये है कि मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट स्लोप इन द बीम इज कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ द मेंबर। किसी भी बीम में इकाई स्लोप उत्पन्न करने के लिए, यूनिट स्लोप उत्पन्न करने के लिए जितना मोमेंट की आवश्यकता होगी उसी मोमेंट को हम जो है स्टिफनेस बोलते हैं। तो ये स्टिफनेस की डेफिनीशन है। तो स्टिफनेस की डेफिनीशन के लिए हमको क्या लिखना होगा, थीटा बी इज इक्वल टू 1। तो जब हम इस फार्मूले में थीटा बी इज इक्वल टू 1 लिख देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 4 ई आई अपॉन एल इंटू थीटा बी है, थीटा बी की जगह ये 1 हो गया। तो थीटा बी के 1 मान पर जो m की वैल्यू होती है यही मेंबर का स्टिफनेस कहलाता है, और इस स्टिफनेस को k अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो k बराबर m, ये स्टिफनेस के लिए सिंबल है जो कि यूज किया जाता है। स्टिफनेस को हम k सिंबल से यूज करते हैं। तो k बराबर m बराबर 4 ई आई अपॉन एल इंटू 1। तो यहाँ से k बराबर कितना हो गया, 4 ई आई अपॉन एल, और यही हमारा मेन फार्मूला है जो कि हमको याद रखना है। अगर किसी मेंबर के किसी मेंबर का फार एंड फिक्स हो और रियर एंड पर मूवमेंट लगाया गया हो, प्रॉप्ड कैंटिलीवर यानी ये सिंपली सपोर्ट हो, ये भी ध्यान रखें। अगर नियर एंड सिंपली सपोर्टेड हो, ये भी इसके साथ कहना जरूरी है। केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि फार एंड हमारा फिक्स है। फार एंड फिक्स है उस केस में हमारा नियर एंड केवल फ्री भी हो सकता है और सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड एंड है नियर, उस केस में के की वैल्यू यानी स्टिफनेस की वैल्यू 4 ई आई अपॉन एल के बराबर होती है, और कैरी ओवर मोमेंट m/2 के बराबर होता है। इसी के बाद अब हम दूसरा केस भी यहीं पर डिस्कस करेंगे, जिस केस में यहाँ पर ये एंड हमारा फ्री लिया गया है, सिंपली सपोर्टेड नहीं है। अगर ये एंड हमारा सिंपली सपोर्टेड नहीं है तो उस केस में हमारा कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा और हमारा इस मेंबर का स्टिफनेस कितना होगा, इन दोनों की गणना हम उस अवस्था में भी करेंगे अगर ये एंड फ्री हो। और जबकि फार एंड हमारा फिक्स है, ये कंडीशन तो अपनी जगह होल्ड कर ही रही है, लेकिन नियर एंड की भी 2 कंडीशन आ जाएंगी इस केस में। एक तो नियर एंड सिंपली सपोर्टेड हो, दूसरे केस में नियर एंड फ्री हो जाए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप। इसके बाद केस 1 में जब फार एंड हमारा फिक्स्ड हो, उस केस में एक पहला पार्ट में हमने लिया था प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम।
यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट में मैं ले रहा हूँ कैंटिलीवर बीम। यहाँ पर देखिए ये कैंटिलीवर बीम है जिसका ये सिरा फ्री है और ये सिरा फिक्स है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में इस सिरे पर सिंपली सपोर्ट कर दिया जाता था, तो उस केस में ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर कहलाती थी, जिसका एनालिसिस हम इसके पार्ट 1 में अभी करा चुके हैं। इसके बाद इसी में फार एंड इज फिक्स्ड, ये दोनों कंडीशन में लागू होता है। तो केस 1 में व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, ये हमारी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ हमको ये भी बताया जाना आवश्यक है कि इसके नियर एंड जो है हमारा फ्री है या नियर एंड सिंपली सपोर्टेड है। तो इसीलिए हमने दोनों केस यहाँ पर डील किए हैं कि नियर एंड पर सिंपली सपोर्ट दे करके इसमें कैरी ओवर मोमेंट कितना आएगा और स्टिफनेस कितनी आएगी। अब इसके बाद बता रहा हूँ जब ये इसका फ्री एंड लिया गया हो बीम का, तब इसका कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा और स्टिफनेस कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एट ए एंड मोमेंट एट नियर एंड जो कि फ्री है, मोमेंट एम यहाँ पर ये लगा हुआ है। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, एक बिंदु के परितः एक मोमेंट लेने पर टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, यहाँ पर ये मोमेंट अप्लाइड मोमेंट है, एम है, और ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा हॉगिंग मोमेंट है। इसके कारण ए सिरे पर कौन सा मोमेंट उत्पन्न होगा, अभी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कोई सा एक जो जिस नेचर का ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है या ये हॉगिंग मोमेंट है, तो ये भी हमने हॉगिंग मोमेंट मान लिया, यानी दोनों को एक ही नेचर का मान लेते हैं। इसके बाद इक्वेशन बनाने पर जब हम सॉल्व करेंगे तो वास्तव में एम ए हमारा हॉगिंग होगा या सैगिंग होगा, वो इक्वेशन के द्वारा उसका चिन्ह अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो अभी हम बेसिकली इसको एक ही नेचर का मानते हुए इसका सिंबल ले लेते हैं। अगर इस एम को हमने हॉगिंग माना है तो ए सिरे पर जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है इसको भी हम हॉगिंग ही मान लेते हैं। तो हॉगिंग मान करके अब हम ए पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं, तो ए पॉइंट पर मूवमेंट कितना है, ये एम ए है जो कि हॉगिंग नेचर का है। ए पॉइंट पर मूवमेंट हॉगिंग, ए पॉइंट पर मूवमेंट एम ए है जो कि हॉगिंग है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया गया। और बी पॉइंट पर भी हॉगिंग मूवमेंट है तो उसमें भी माइनस एम लगा दिया गया। तो इस तरह से ये हमारी मूवमेंट की इक्वेशन हो गई। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए बराबर 0 रखेंगे। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये एम ए हमारा इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो एम ए बराबर माइनस एम, यहाँ से एम ए बराबर माइनस एम ये प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा इंड्यूस्ड मूवमेंट जो है किसके बराबर हुआ, माइनस एम के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा कैरी ओवर मूवमेंट कितना हुआ, माइनस एम। यानी अगर यहाँ पर एम मूवमेंट लगाया जाता है तो इसके इस सिरे पर माइनस एम मूवमेंट जो है कैरी ओवर होगा और वही इंड्यूस्ड होगा। तो ये अगर हमारा हॉगिंग है तो दूसरा माइनस एम की वजह से अपोजिट नेचर का हो जाएगा, यानी सैगिंग मूवमेंट होगा। तो एक्चुअल में इसका चिन्ह इधर को आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, सैगिंग मूवमेंट आएगा। तो ये यही इक्वेशन से ही प्राप्त हो गया कि ये जो इंड्यूस्ड मूवमेंट है ये हमेशा अपोजिट नेचर का होता है, और इसलिए कैरी ओवर मूवमेंट इस केस में माइनस एम हुआ। अब हम कैरी ओवर फैक्टर निकालते हैं। कैरी ओवर फैक्टर जो होता है इंड्यूस्ड मूवमेंट बटे अप्लाइड मूवमेंट। तो इंड्यूस्ड मूवमेंट एम ए है, अप्लाइड मूवमेंट एम है। हमने एम ए में एम का भाग लगाया। एम ए की वैल्यू यहाँ से हमारी माइनस एम है, यही कैरी ओवर मूवमेंट है, तो इसकी जगह माइनस एम रख दिया, नीचे एम हो गया, ये कट गया, -1 बचा। यानी हमारा कैरी ओवर फैक्टर जो है ये -1 आ गया, कैरी ओवर मूवमेंट हमारा एम आ गया। तो इस तरह से ये कैरी ओवर मूवमेंट ज्ञात कर लिया, कैरी ओवर फैक्टर ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद इसका चिन्ह के बारे में अभी हम बता ही चुके हैं। इफ़ एम इज हॉगिंग दैन एम ए विल बी सैगिंग, अपोजिट नेचर का होता है। अब इसके बाद इसके स्टिफनेस के लिए, स्टिफनेस के लिए थीटा बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पर देख ले, ये सिंपली एक कैंटिलीवर बीम है, ये सिरा इसका फिक्स है और ये हमारा नियर एंड है। इस पर एम मोमेंट अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो इसके कारण अभी हमने जो तालिका बताई थी वहाँ पर, उसमें पहला केस जो था वो यही है।
इसके फ्री सिरे पर अगर m मोमेंट लगा हुआ है तो इस m मोमेंट के कारण इस b पॉइंट पर जो स्लोप की वैल्यू है थीटा b ये m/EI के बराबर आती है। तो ये वैल्यू हम वहीं से ले लेते हैं कि इस केस में अगर m मोमेंट हमारा फ्री एंड पर लगाया गया हो कैंटिलीवर बीम में, तो इस m मोमेंट के कारण थीटा b यानी स्लोप की वैल्यू जो है कितनी आएगी, वो ml/EI हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। थीटा b बराबर, वैसे तो इस स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से ये हम निकाल सकते हैं, a/EI बराबर ml/E, डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं थीटा b बराबर ml/EI। अब जब ये इक्वेशन हमको मिल गई थीटा b बराबर, तो यहाँ से m बराबर हम लिख सकते हैं EI/L, EI ऊपर आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा, तो EI/L इंटू थीटा b। तो m बराबर EI/L इंटू थीटा b के पदों में आ गया। इसके बाद स्टिफनेस की जो बेसिक डेफिनीशन है, मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप इज कॉल्ड द स्टिफनेस ऑफ मेंबर। तो जो ये स्लोप है, इसकी इकाई वैल्यू के लिए जितना मोमेंट की आवश्यकता है वही मोमेंट जो है हमारा इसका स्टिफनेस कहलाता है। तो इसमें थीटा b की वैल्यू 1 रख दें, तो फॉर थीटा b इक्वल टू 1 हमारा स्टिफनेस के जो है m के बराबर हो जाएगा, जिसमें थीटा की वैल्यू जो है 1 रखी हुई है। तो EI/L अर्थात EI/L यानी k बराबर EI/L आ गया, यानी k मीन्स है स्टिफनेस इज इक्वल टू EI/L। तो इस केस में ये केस 1 का सेकंड पार्ट है। इस केस में ये हमारा k की वैल्यू जो है कितनी आती है, EI/L आती है। कैरी ओवर मोमेंट -m आता है, कैरी ओवर फैक्टर -1 आता है। इसके बाद केस 2 लेते हैं, जिसकी कंडीशन है व्हेन फार एंड इज हिंज्ड, जब दूर का सिरा कब्जेदार हो, फार एंड इज हिंज्ड। तो इस केस में फार एंड और नियर एंड का कंसेप्ट हम समझा चुके हैं कि मोमेंट हमेशा नियर एंड पर अप्लाई किया जाता है। जो अप्लाइड मोमेंट है वो हमेशा नियर एंड पर होगा, और फार एंड पर यही नियर एंड का जो मोमेंट है कितना कैरी ओवर हो रहा है उसकी गणना हम यहाँ से करते हैं। तो फार एंड इस केस में हिंज है। तो हमारी जो बीम का एग्जाम्पल हो गया इस तरह से हो गया, एक ये बीम AB है और AB बीम में ये सिरा हमारा हिंज है और ये सिरा जो है रोलर सपोर्ट है। तो जब ये सिरा हिंज है, ये रोलर सपोर्ट है, ये बीम है, इस बीम के B सिरे पर मोमेंट लगा दिया गया है यहाँ पर। तो इसके सिरे पर जो मोमेंट लगा दिया गया M, यहाँ पर एक रिएक्शन R होगी। ये जो डॉटेड लाइन दर्शाई जा रही है ये बीम की डिफ्लेक्टेड पोजीशन होगी। इस मोमेंट के कारण बीम यहाँ पर हॉगिंग मोमेंट लग रहा है। रिएक्शन हमारी ये वर्टिकल है, इस A सिरे पर रिएक्शन डाउनवर्ड है। तो जो ये डाउनवर्ड रिएक्शन है ये भी हमारी R के ही बराबर होगी यहाँ पर। तो इस केस में यहाँ देखिए पहली कंडीशन जो दी है फार एंड इज हिंज्ड, तो हिंज सिरे पर बेंडिंग मोमेंट शून्य होता है, ये हम पहले से जानते हैं। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाले चैप्टर में हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि जो सिरा हिंज हो, कब्जेदार हो, उस सिरे पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब है कि MA की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है। A पॉइंट पर कोई भी मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर हम कितना भी मोमेंट अप्लाई करें B सिरे पर, A सिरे पर जो मोमेंट है की वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होगी, MA की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। तो इसीलिए इसी आधार पर यहाँ लिखा गया है, चूँकि सिंस A इज हिंज्ड MA इज इक्वल टू 0। अब जब MA की वैल्यू 0 है तो हम A पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। A पॉइंट पर जब हम मोमेंट ले लेंगे तो A पर एक रिएक्शन ये कार्य कर रही है, इस रिएक्शन का मोमेंट तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए A पॉइंट पर टोटल मोमेंट 0 हो गया। बराबर किसके होगा, R इंटू L, ये हमारा सैगिंग मोमेंट है और ये हमारा हॉगिंग मोमेंट है M। तो इक्वेशन बन गई 0 बराबर RL माइनस M। RL ये रिएक्शन का मोमेंट है, ये मोमेंट जो अप्लाइड है वो A है,
तो ये हॉगिंग है, ये सैगिंग है, तो 0 बराबर RL माइनस 1। बस इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m को इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो R बराबर m अपॉन L लिखा जा सकता है। तो यहाँ से रिएक्शन की वैल्यू ज्ञात हो गई जो कि ये अननोन था, तो R बराबर m अपॉन L, एक वैल्यू हमको R की यहाँ से प्राप्त हो जाती है। R के बाद फिर हम देखिए इसी डायग्राम में अगर हम स्लोप ज्ञात करना चाहते हैं तो स्लोप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए ये हमने बताया था, ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन है, ये एंगल थीटा भी है। हम इस फिगर को यहीं पर दोबारा रिपीट कर ले रहे हैं। तो ये थीटा बी एंगल पर यहाँ पर स्लोप है बी पॉइंट पर। तो थीटा बी स्लोप को जब हम आगे बढ़ा देते हैं तो जो हमारा ये ए सिरा है, ए सिरे पर हम एक वर्टिकल ड्रॉप करते हैं। वर्टिकल को ये जहाँ पर काटता है, इस बिंदु की ए से दूरी जो है ये हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट कहलाता है। इसको कहते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। और ये वर्टिकल इंटरसेप्ट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो हमारी बी सिरे पर जितना डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इस सिरे पर डिफ्लेक्शन, अब चूँकि ये सिरा यहाँ पर है, अब इसमें डिफ्लेक्शन जो है ए पॉइंट पर, डिफ्लेक्शन एट ए, यानी ए पॉइंट पर जितना डिफ्लेक्शन होगा उसके बराबर। हालांकि यद्यपि ये हिंज है, यहाँ एक्चुअल में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो इतने स्लोप के कारण अगर ये सिरा फ्री रहा होता तो इतना डिफ्लेक्शन यहाँ पर उत्पन्न होता। और इसकी वैल्यू के लिए इंटरसेप्ट y एट a इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट a, y हम यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर थीटा बी इंटू एल, यही चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या वाले फार्मूले से। ये y बराबर थीटा बी इंटू एल, एक इक्वेशन मैंने लिख ली y बराबर थीटा बी इंटू एल। अब यहाँ से y किसके बराबर होगा, ये स्लोप के ये डिफ्लेक्शन के बराबर है, और डिफ्लेक्शन ए एक्स बार अपॉन ई आई से ही ज्ञात किया जाता है। ए एक्स बार अपॉन ई आई से ज्ञात किया जाता है। और ए इसी का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, यहाँ पर एम मोमेंट यहाँ लगाया गया है, यहाँ पर मोमेंट 0 है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका इस तरह का बनेगा रेगुलर शेप में। तो इसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया यहाँ पर लिख लिया जाएगा 1/2 m इंटू एल। तो ये 1/2 ml ये तो एरिया हो गया, और x बार इसकी यहाँ से ये दूरी है 2/3 L बटे ई आई इज इक्वल टू थीटा बी इंटू एल। तो ये इसकी जगह पर हो गया थीटा बी इंटू एल। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये ml स्क्वायर अपॉन 3 प्राप्त हो गया हमें। इसका सॉल्यूशन जो है ml स्क्वायर अपॉन 3 बराबर थीटा बी इंटू एल लिख सकते हैं। एक l से l ये कट गया, तो इसको हम थीटा बी बराबर ml अपॉन 3 लिख लेंगे। तो थीटा बी का मान यहाँ से ज्ञात हो गया, ये स्लोप की वैल्यू ज्ञात हो गई। स्लोप एट बी कितना है, ml अपॉन 3 हमको एक्चुअली स्लोप की इक्वेशन ही यहाँ पर प्राप्त करनी थी, जिसके लिए ये एक डेरिवेशन किया गया है। तो थीटा बी इज इक्वल टू जब ये ज्ञात हो गया तो इसी इक्वेशन की मदद से m बराबर लिख लीजिए थीटा बी के पदों में। तो m को हमने अलग कर दिया, ये 3 इसको ऊपर ले गए, l को नीचे ले आए, तो 3 अपॉन l ये बन गया इंटू थीटा बी हो गया यहाँ पर। तो इक्वेशन आ गई m बराबर 3 अपॉन l। तो 3 अपॉन l इंटू थीटा बी। अब स्टिफनेस की जो बेसिक डेफिनीशन है वो फिर से याद कर लें। यूनिट स्लोप के लिए जितना मोमेंट आवश्यक होता है उसी मोमेंट को हम स्टिफनेस कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर थीटा बी इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट स्लोप चाहिए हमको, तो थीटा बी की वैल्यू 1 रख दीजिए फार्मूले में, यानी थीटा बी का मान 1 रख देंगे। तो जब थीटा बी का मान 1 रखेंगे तो देखो 3 अपॉन एल इंटू थीटा बी है था यहाँ पर, उसकी जगह 1 लिख लिया गया। तो ये m बराबर इतना हो गया। तो इसके 1 होने पर m की जो वैल्यू होगी वही k के बराबर होती है, k यानी स्टिफनेस। तो k बराबर हो गया 3 अपॉन एल, यानी ये 3 अपॉन एल, इसी को सेपरेटली लिख लिया, k बराबर 3 अपॉन एल। ये स्टिफनेस का फार्मूला है। तो स्टिफनेस ऑफ द मेंबर इन दिस केस, इन सेकेंड केस इज k इज इक्वल टू 3 है, यानी जब फार एंड हमारा हिंज हो तब 3 अपॉन एल है। अब याद करें केस 1 का जो फर्स्ट पार्ट था
उसमें जब फिक्स था सिरा, तो उस फिक्स के केस में के की वैल्यू कितनी आई थी, 4EI/L थी। तो ये दोनों तीनों, ये मुख्य रूप से ये दो कंडीशन जरूर याद रखनी है, यानी केस 1 का फर्स्ट पार्ट और केस 2, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये के की वैल्यू 3EI/। अब इसके बाद जरा देखिए इसमें कैरी ओवर मोमेंट क्या हुआ। ए सिरे पर चूँकि एम ए की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पर एम मोमेंट लगाया गया, इसके कारण इंड्यूस्ड मोमेंट इंड्यूस्ड मोमेंट हुआ ही नहीं, यानी कोई मोमेंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ। जब कोई मोमेंट ही इंड्यूस्ड नहीं हुआ तो एम ए इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब कैरी ओवर मोमेंट हमारा 0 है। एम ए के 0 होने के कारण कैरी ओवर मोमेंट जो है कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर हो जाएगा कैरी ओवर मोमेंट बटे अप्लाइड मोमेंट। तो एम ए/एम, एम ए की वैल्यू 0 है तो 0/m यानी 0। तो कैरी ओवर फैक्टर भी 0 हो गया और ये हमारा कैरी ओवर मोमेंट भी इस केस में 0 हो जाता है। तो ये था हमारा केस दूसरा। अब इसके बाद अगला केस देखते हैं। इसके बाद अगला है केस थर्ड। केस थर्ड की जो हमारी मेन कंडीशन है वो है व्हेन फार एंड इज फ्री। व्हेन फार एंड इज फ्री, तो जिसका एक सिरा फ्री होता है वो मोस्टली कैंटिलीवर बीम हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोनों केस ले रहे हैं क्योंकि रियर एंड के बारे में, नियर एंड के बारे में कोई कंडीशन नहीं बताई गई है। फार केवल ये कहा गया है कि फार एंड फ्री है, तो नियर एंड की कंडीशन क्या है, तो उसी के आधार पर इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए नियर एंड इज हिंज, इसका नियर एंड ए हो गया, फार एंड बी हो गया। तो नियर एंड अगर हमारा हिंज है और नियर एंड पर ही हमेशा मोमेंट लगाया जाता है। अप्लाइड मोमेंट अब कहाँ लगाया जा रहा है, इस केस में ए पर लगाया जा रहा है। ए कौन सा है, नियर एंड, ये है फार एंड। तो नियर एंड पर ही मोमेंट लगाते हैं, तो मोमेंट अप्लाइड मोमेंट एम हमारा ये ए पर लग गया। लेकिन इससे पहले हम जरा ये विचार करें कि अगर ये सिरा हिंज है और ये हमारी बीम है, तो हिंज सिरे के दूसरे सिरे पर अगर बीम फ्री है, ये कहीं भी सपोर्टेड नहीं है, तो क्या इस अवस्था में ये बीम रुकेगी? अगर यहाँ कब्जा लगा हो और इस यहाँ कोई सपोर्ट न दिया जाए तो ये बीम सीधे नीचे को झुक जाएगी, यहाँ पर रुकेगी ही नहीं। इस पोजीशन में बीम जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रुकेगी ही नहीं। अगर यहाँ पर हिंज सिरा लगा दिया जाए तो ये कंडीशन केवल थ्योरेटिकल है, ये पूरी तरह से अनस्टेबल कंडीशन है। इस केस में बीम यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरती, यानी ये हमारा जो ए पॉइंट पर स्लोप है, इसका ढाल कोण थीटा ए एकदम से बढ़ता चला जाएगा खट से, और इसलिए इसकी जो वैल्यू जो है अनंत इन्फिनाइट कंसीडर की जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब इसकी थीटा ए हमारा इन्फिनाइट हो गया, क्योंकि रियर एंड पर ही हमको गणना करनी होती है, तो रियर एंड पर थीटा ए ये हमारा इन्फिनाइट हो गया। तो स्टिफनेस की डेफिनेशन के अनुसार मोमेंट पर यूनिट स्लोप, मोमेंट पर यूनिट स्लोप, तो ये हमारा स्लोप हो गया थीटा। तो मोमेंट पर यूनिट स्लोप जो है, इसमें स्लोप हमारा कितना हो गया, थीटा ए, ये इन्फिनाइट हो गया। तो m/इन्फिनाइट ये हमारा 0 के बराबर आ गया। इस तरह से स्टिफनेस के की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 0। तो इस केस में स्टिफनेस जो है 0 होगी, इसमें कोई स्टिफनेस है ही नहीं, क्योंकि मेंबर अनस्टेबल है, इसलिए इसकी शून्य स्टिफनेस है। और जब शून्य स्टिफनेस है, मेंबर ही हमारा अनस्टेबल है, तो ए पर लगाया गया मोमेंट ये बी पर ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि फ्री एंड है। फ्री एंड पर की कंडीशन है कि इसका मोमेंट भी शून्य होता है, फ्री एंड का 0 होता है मोमेंट, और इसके बाद जो हिंज सिरा होता है उस पर भी मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हिंज सिरे पर भी मोमेंट का लगाया जाना
संभव नहीं है। यद्यपि यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि m मोमेंट हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे कब्जेदार सिरे पर कोई मोमेंट अप्लाई ही नहीं हो सकता। इसलिए ये कंडीशन टोटली अनस्टेबल कंडीशन है। इस तरह की कंडीशन जो है प्रैक्टिकली नहीं मिलती। अब इसके बाद सेकंड केस में देखिए कि अगर नियर एंड हमारा फिक्स है, अब हमने नियर एंड को हिंज ना मान करके नियर एंड को फिक्स मान लिया। जब नियर एंड हमारा फिक्स हो गया तो अब हमारा ये कैंटिलीवर बीम बन गई। क्योंकि ये फिक्स है, ये सिरा हमारा फ्री है। हाँ, इस पर अगर ये सिरा फिक्स है तब इस पर मोमेंट हम m लगा सकते हैं। इस पर जो है मोमेंट m अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाइड मोमेंट जो है m हमारा इस सिरे पर ए सिरे पर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मोमेंट लगा हुआ भी है तो भी बीम के फ्री एंड पर कोई मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पर भी जीरो होगा। तो कैरी ओवर मोमेंट जीरो है तो कैरी ओवर फैक्टर भी जीरो हो गया। ये दोनों चीज़ें तो पहले की तरह से कैरी ओवर मोमेंट भी जीरो है और कैरी ओवर फैक्टर भी इस केस में जीरो होगा। हाँ, स्टिफनेस के बारे में देख लें। यहाँ पर ए सिरे पर जब स्टिफनेस हम देखते हैं, इस मोमेंट के कारण बी सिरे पर बीम में कोई स्लोप आएगा क्या? कोई स्लोप आएगा? यानी यहाँ से चूँकि ये सिरा फिक्स है इसलिए यहाँ पर हमेशा स्लोप की वैल्यू जीरो होगी। तो स्लोप है हर केस में, मोमेंट कितना भी लगा हो यहाँ पर स्लोप हमेशा जीरो होता है। तो स्लोप जीरो है। अब देखिए स्टिफनेस के बराबर m/θi हम लिखेंगे फार्मूले के अनुसार। m/θi को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मोमेंट पर यूनिट स्लोप, क्योंकि जो भी वैल्यू है इसकी हम इसमें भाग लगा देंगे तो ये पर यूनिट स्लोप ये मोमेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो थीटा ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। जब ये जीरो होने पर ये इन्फाइनाइट हो गया, इसका मतलब ए सिरे पर स्टिफनेस जो है ये हमारी इन्फाइनाइट है। तो ए सिरे पर जो स्टिफनेस है वो इन्फाइनाइट आएगी। इस केस में कोई स्टिफनेस है ही नहीं, टोटली अनस्टेबल हमारा केस है। तो अनस्टेबल केस में इसकी स्टिफनेस जीरो होगी। तो ये हमारे केस थे मुख्य रूप से, जिसमें केस 1 और केस 2 कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं का प्रयोग मोस्टली होता है। ये केस भी लेटर स्टेज में आएंगे प्रॉब्लम्स में, तब हमको इनको ध्यान में रखना होगा। तो ये था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैरी ओवर मोमेंट और स्टिफनेस का बेसिक कंसेप्ट। इनको इसमें कुछ बेसिक 2-3 फार्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन करेंगे तो भी याद हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम रिलेटिव स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस वीडियो से जो है ये इनके कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।